दोस्तों, भारत तथा भारतीय इतिहास इतना रोचक है कि इसे जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। भारतीय इतिहास के हर राजा की अपनी महानता भरा एक अलग ही कहानी है। उसी में से एक थे चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश के तीसरे शासक थे, जिन्होंने मगध साम्राज्य पर शासन किया तथा पूरे भारतवर्ष को अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन फिर उन्होंने अचानक से अपनी तलवार को त्याग कर सत्य और अहिंसा का मार्ग को अपनाया। दोस्तों, चक्रवर्ती सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक महान सम्राट थे। सभी इतिहासकारों की दृष्टि से अशोक का शासनकाल सुख और समृद्धि वाला शासनकाल था। अशोक बिंदुसार के पुत्र थे तथा महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नियां तथा 101 पुत्रों का जिक्र मिलता है। अशोक की माता का नाम शुभदाग्री था। बिंदुसार ने अपने सभी पुत्रों को बेहतरीन शिक्षा देने की व्यवस्था की थी, लेकिन उन सब में से अशोक सबसे बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ थे। प्रशासनिक शिक्षा के लिए बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का सूबेदार नियुक्त किया था। अशोक बचपन से ही अत्यंत साहसी और बहादुर थे। अशोक की गणना विश्व के महानतम शासकों में की जाती है, लेकिन सुसीम बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था और भारतीय परंपरा के हिसाब से सुसीम को बिंदुसार ने अपनी राजगद्दी सौंपी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सुसीम को पूर्ण रूप से राज नहीं सौंपा गया था। सुसीम को तक्षशिला का शासक बनाया गया, लेकिन सुसीम तक्षशिला का शासक बनते ही वहां की जनता में विद्रोह शुरू हो गया, जिसे दबाने में सुसीम असफल रहा। यह देखते हुए बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन से तक्षशिला भेजा। अशोक को तक्षशिला आने के बाद विद्रोह अपने आप शांत हो गया, क्योंकि तक्षशिला की जनता चाहती थी कि अशोक तक्षशिला का शासक बने, परंतु ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, जब 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार बीमार हुआ, तब अशोक उज्जैन का सूबेदार था। पिता की बीमारी का खबर सुनते ही वह पाटलिपुत्रा के लिए रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में ही अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। पाटलिपुत्र पहुंचकर अशोक को उन लोगों का सामना करना पड़ा जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। युवराज न होने के कारण अशोक उत्तराधिकार से भी बहुत दूर था, लेकिन अशोक की योग्यता इस बात का संकेत करती थी कि अशोक से बेहतर उत्तराधिकारी कोई नहीं हो सकता था। बहुत से लोग अशोक के पक्ष में भी थे, अतः उनकी मदद एवं 4 साल कड़े संघर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक को औपचारिक रूप से राजाभिषेक हुआ। अशोक अपनी जनता को अपनी संतान की तरह मानते थे। उन्होंने 40 वर्षों तक कुशलता से शासन किया। यही कारण है कि सदियों बाद भी आज लोग अशोक को एक अच्छे शासक के रूप में याद करते हैं। अशोक पूर्ण जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखते थे और यही कारण था कि उन्होंने पशु पक्षियों का वध पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष लगवाए, धर्मशाले बनवाए, कई नए कुएं खुदवाए तथा अपने राज्य में कई नए नियमों को पारित किए। उन्होंने मनुष्य तथा पशुओं के लिए उपयोगी औषधि एवं चिकित्सालय की भी व्यवस्था की थी। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले संपूर्ण भारतवर्ष में नंद साम्राज्य का अधिकार था और इसी नंद साम्राज्य के क्षेत्र में कलिंग भी आता था, लेकिन संभवतः नंद साम्राज्य की समाप्ति के पश्चात यह एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। कलिंग युद्ध चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जीवन की घटित एक क्रांतिकारी घटना थी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्षों के पश्चात यह युद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि कलिंग युद्ध चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध था, एक ऐसा भीषण युद्ध जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक पूरी तरह से बदल गए। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध का भीषणता और उससे हुए नुकसान का वर्णन मिलता है। इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था और लाखों लोग घायल हो गए थे। कलिंग के लोग इस युद्ध के बाद कभी नहीं उभर पाए थे। इस भीषण युद्ध ने चक्रवर्ती सम्राट अशोक के अंदर से झकझोर दिया। उनका रहन सहन, सोच विचार और व्यक्तिगत पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक को इतना पश्चाताप हुआ कि उन्होंने फिर कभी युद्ध नहीं करने की शपथ ली और इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अशोक ने अपने शासन काल में बंदियों की स्थिति में भी सुधार किए। उन्होंने वर्ष में एक बार कैदियों को मुक्त करने की प्रथा प्रारंभ की। अशोक ने राज के साथ अस्थायी रूप से दौरा करने के लिए व्युष्ट नामक अधिकारी नियुक्त किए थे।
कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने साम्राज्य विस्तार बंगाल की खाड़ी तक हो गया। नेपाल तथा कश्मीर भी मगध राज में था। दक्षिण में पानार नदी तक साम्राज्य विस्तृत था। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान व बलूचिस्तान भी अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए भेजे थे। अशोक द्वारा लिखवाए गए अधिकांश शिलालेख धम्म प्रचार के साधन थे। अशोक के अधिकांश संदेश ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था और इसे सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने इसे पढ़ने में सफलता हासिल की थी। दोस्तों, अशोक का मानना था कि बौद्ध धर्म सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों के लिए भी हितकारी है और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारक श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान, यूनान तथा मिस्र तक भेजे। अशोक का साम्राज्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। अशोक के शासन काल में ही कई प्रमुख विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रमुख था। 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप आज भी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य लगभग 40 वर्षों तक चला। इसके आखिरी शासक का नाम बृहदत्त था, जिसे 185 ईस्वी में जनरल पुष्यमित्र सांगा ने मार डाला था। इतिहासकारों के अनुसार अशोक चंद्रगुप्त के समान प्रबल, समुद्रगुप्त के समान प्रतिभा संपन्न तथा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भारत को एक राजनैतिक सूत्र बांधने का प्रयत्न अशोक ने पूर्ण किया। निस्संदेह अशोक एक महान शासक थे। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।